स्पर्म। स्पर्म को हम लोग आज एकदम डिटेल में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उसका फॉर्मेशन हुआ और वहां वो ट्रेवल होके कहाँ चला गया था, इपिडाइडिमिस के पास, वहां जाके वो मैच्योर हो रहा था भैया। तो उसी स्पर्म को हम लोग आज देखने वाले हैं कि इसका शेप कैसा होता है, साइज क्या होता है, कितना लेंथ होता है इसका पीएच कितना होगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक मेल का स्पर्म है, जिसके पास क्या, सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, स्पर्म सेल मेम्ब्रेन है। ये इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये इसका आउटर कवरिंग है भैया। इसके अंदर हम लोग अगर चले कि स्पर्म के पास क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ हेड रीजन पे पाया जाता है एक्रोसोम। कहाँ पे पाया जाएगा, जो इसका हेड रीजन है, हेड रीजन में इसका एक्रोसोम और न्यूक्लियस आता है। तो एक्रोसोम जो है इसका काम क्या होगा, ये ओवम को पेनिट्रेट करता है, ओवम को पेनिट्रेट करता है। मतलब क्या हुआ कि जब ये स्पर्म मूव होके फीमेल के पास जाता है, फीमेल ट्रैक्ट में जाएगा, तो वहां पे जब इसको ओवम मिलता है तो ओवम के पास लेयर बना हुआ रहता है। उस लेयर को ये काटने का काम करता, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, या फिर उसको डिग्रेडेट करता है, ताकि ये आसानी से इसका जो मटेरियल है वो ओवम में ट्रांसफर हो सके और जायगोट का निर्माण हो सके। भैया इसका पहला क्या था, एक्रोसोम, मतलब जो सबसे टिप पे पाया जाएगा वही है एक्रोसोम। जब हम एक्रोसोम से नीचे आते हैं तो हमको क्या मिलता है कि इसमें ना इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या रहता है, क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है। मतलब कि जेनेटिक मटेरियल यही है, और यह किससे फ्यूज कर जाएगा, जाके ओबम से फ्यूज करेगा। और ओबम से फ्यूज किया तो अब क्या हो गया, इसका हेप्लॉइड नंबर था 23 ह्यूमन में और 23 ओबम का, दोनों मिलके क्या बना लेगा, एक नॉर्मल सेल बना लेगा। मतलब कि अब कितना हो गया, सेल में क्रोमोसोमल संख्या 46 हो गया। तो ये जो भैया न्यूक्लियस है, ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, ओबम के पास। ये हेड रीजन तो हमारा कंप्लीट हो गया। हेड रीजन में क्या क्या था, एक था हमारा एक्रोसोम, दूसरा था न्यूक्लियस। उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, निक कहलाता है, और निक के पास रहता है सेंट्रियोल्स। भैया ये सेंट्रियोल का बहुत बड़ा रोल है कि सेंट्रियोल ना दो तरह का, एक डिस्टल होता है, दूसरा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है। एक अभी तक आप लोग सुने होंगे कि न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है और कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होता। लेकिन भैया आज से एक नया चीज आपको मिल रहा है कि ये जो सेंट्रियोल है ना, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जाके ये ट्रांसमिट हो जाता है, कहाँ चला जाएगा, ये ओबम के पास चला जाता है। और दूसरा जो है डिस्टल सेंट्रियोल, ये क्या करेगा, टेल के मूवमेंट में हेल्प करता है, टेल को बनाने में मदद करता है। भैया ये प्रोक्सिमल जो है, ये सेंट्रियोल, ये क्यों ट्रांसमिट हुआ, इसका क्या काम है, जब क्या जैगोट का फॉर्मेशन होगा तो वो जैगोट क्या होगा, डिवीजन करेगा। तो उसी डिवीजन में ये भाग लेता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये उसको डिवीजन कराता है। तो इसका रोल समझ में आया सेंट्रियोल का। उसके बाद चलते हैं जो मिडिल पीस है, जो मिडिल वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। और भैया हम लोग को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग द पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी का निर्माण करता है। तो उसी तरह से इस स्पर्म सेल के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसका काम क्या होगा, इसका भी काम होगा एनर्जी को देना। तो ये क्या करता है, इस स्पर्म को एनर्जी देता है, जिसके पास की बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाएगा, मिडिल वाले पार्ट में पाया जाता है। और मिडिल से नीचे आओगे तो क्या रहता है, टेल पोर्शन है। टेल का क्या काम है, ये मूवमेंट करा, जैसे कि फ्लेजिला होता है, फ्लेजिला का क्या काम है, मूवमेंट कराना। उसी तरह स्पर्म को जब मूवमेंट कराएगा वो कौन कराता है, ये टेल वाला रीजन। और इसको जो शक्ति, मतलब पावर कौन दे रहा है, इसको मूवमेंट के लिए पावर कौन देगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया उसको देता है पावर। तो भैया आपको समझ में आया होगा कि ये जो एक स्पर्म सेल है, इसके पास एक एक्रोसोम है जो ओवम को पेनिट्रेट करता है, मतलब ओवम को डिग्रेडेट करेगा और उसके अंदर जाएगा। बीच में क्या था, न्यूक्लियस है, जिसके पास क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है। और ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल दो तरह का होगा, एक डिस्टल, दूसरा प्रेक्सिमल सेंट्रियोल। और प्रेक्सिमल सेंट्रियोल क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिट कर जाता है ओबम के पास, और वहां जाके जब जायगोट बनेगा तो उसके डिवीजन में ये हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा,
ये है एनर्जी का सोर्स, एनर्जी देता है स्पर्म को, और टेल क्या करेगा, मोमेंटम कम करता है। भैया इतना क्लियर हुआ। लेकिन ये स्पर्म जो है, ये स्पर्म कितना दिन जिंदा रहेगा और किस जगह पे कितना दिन? जैसे कि अगर हम स्पर्म की बात करें, कहाँ पे स्टोर था, इपीडाइडेमिस में। तो इपीडाइडेमिस में जब स्टोर था तो ये महीना तक भी जीवित रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर ये चला गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां कितना 24 से लेके 48 घंटे में ये मर जाए, उसके बाद ये किसी काम का नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गया। भैया अगर लाइफ स्पन की बात करें इसके, तो क्या क्या समझे कि 24 से 48 घंटा कहाँ पे जीवित रहेगा ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और बाहर में कितना, 1 से 2 मिनट बहुत हो गया, कुछ सेकेंड जिंदा रहता है, जैसे इन्वायरमेंट में हो गया। जब तक कि इसको स्लाइटली एसिडिक नहीं मिल जाता तब तक यह जीवित नहीं रह सकता है।